आगाज में आपको बताएं, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने लंदन केस का कच्चा छट्टा खोल दिया। कहते हैं कैसी बरियत और कैसा फैसला। जब लंदन में शहबाज शरीफ पर कोई मुकदमा ही नहीं किया तो सुरखरू कैसे हो गए। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर ने सवालात उठा दिए। वर्चुअल न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, मामला सुलेमान शहबाज और जुल्फिकार के अकाउंट्स के मुंजमद होने का था। पूरे फैसले में शहबाज शरीफ का कहीं नाम भी नहीं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे का फैसला तो पाकिस्तान की अदालत करेगी। एक सिलसिला शुरू कर दिया गया रिपोर्टिंग का कि जैसे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और उसके बाद वो उसमें बरी भी हो गए। कोई खुशफहमी का शिकार न हो, किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मुशीर दाखिला व एहतिसाब शहजाद अकबर ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में वर्चुअल न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, जब शहबाज शरीफ पर लंदन में कोई मुकदमा ही नहीं किया तो फिर कैसा फैसला और कौन सी बर्रियत। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 4 लाहौर में दाखिल किया है। वो मुकदमा अभी यहाँ चल रहा है और उस मुकदमे में ही फैसला होना है मनी लॉन्ड्रिंग का। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमजा शहबाज और चूंकि सलमान मफरूर हैं, वो दूसरा मुकदमा 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का FIA के सामने उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शहजाद अकबर ने मीडिया को बताया, बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने सितंबर 2019 में कुछ फंड्स को मशकूक करार देकर तहकीकात का आगाज किया था। जुल्फिकार और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स पर फ्रीजिंग ऑर्डर हासिल कर रखा था। फैसला 2 अकाउंट्स को मुंजमद करने से मुताल्लिक था। बर्रियत का कोई फैसला नहीं दिया। शहजाद अकबर ने बरतानवी मजिस्ट्रेट का रिलीज ऑर्डर भी शेयर कर दिया। बड़ा सिंपल सा है, 2 लाइनर्स का ऑर्डर है। द AFOs आर हेयर बाय सेट असाइड, यानी कि AFOs को ख़त्म किया जाता है। देयर बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, कि किसी को भी ना कोई जुर्माना है ना किसी की दूसरी साइड की आपने फीस देनी है। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज़ में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे। मुशीर दाखिला एहतिसाब का कहना है, रिलीज ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि फंड्स जायज जराए से वसूल हुए थे। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत से मफरूर हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा पाकिस्तान में चल रहा है और फैसला भी यही होगा। और शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर नून लीगी रहनुमाओं की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। NCA को बैरिस्टर जिया नसीम ने सरकारी लेटर हेड पर लिखा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान का दावा, बोले पाकिस्तान, अरब अमारात और बरतानिया में इस मामले की तहकीकात की गई। NCA को कहा गया, शहबाज शरीफ और खानदान के खिलाफ हमारे पास शवाहिद हैं। शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स डिक्लेयर्ड हैं, सारा पैसा टैक्स पेड है। NCA को खत लिखा गया दिसंबर 11, 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से एक बैरिस्टर साहब जिनका नाम जिया नसीम है, नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो अकाउंट्स थे शहबाज शरीफ साहब के और सुलेमान शहबाज साहब के लंदन में, उनको उन्होंने कोर्ट में पिटिशन कर कि हमें ये शवाहिद दिए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने, और अब हम एक तफ्तीश करेंगे जो उनका इंटरनेशनल क्राइम यूनिट है। हम 3 ममालिक में तफ्तीश करेंगे कि कोई जुर्म हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और उसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे। ये दिसंबर 2019 में ये कदम नेशनल क्राइम एजेंसी UK ने उठाया। इन अकाउंट्स में जो पैसे थे, ये अकाउंट्स भी डिक्लेयर्ड हैं, टैक्स रिकॉर्ड में भी हैं, एसेट्स के अंदर भी हैं। शहबाज शरीफ साहब के और सुलेमान शहबाज साहब के, इनके अंदर जो पैसे हैं वो पाकिस्तान से टैक्स पेड मनी है, उसको लीगल चैनल से उन अकाउंट्स में भेजा गया। बरतानवी अदालत के फैसले पर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने शुक्राने का ट्वीट जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि वो अल्लाह के सामने तमाम आजिज़ी और शुक्रगुजारी के साथ सर झुकाते हैं। उनका कहना था कि बरतानवी अदालत का फैसला सिर्फ उनके या नवाज शरीफ के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के बारे में भी है। यकीनन सच, झूठ, मनगढ़ंत कहानियों और किरदार कुशी से ज़्यादा ताकत रखता है।
जबकि FIA ने अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ डब्बे भर के सबूत जमा कराए। 5 बक्सों में छुपी तफसीलात समा सामने ले आया। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। अदालत में FIA की जानिब से शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ जमा करवाए गए 5 बक्सों के अंदर दस्तावेजात में तहलका हेज इंकशाफात सामने आ गए। FIA की दस्तावेजात के मुताबिक ऐसी दुकानों और कंपनियों से रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिलों के 57 जाली अकाउंट्स में 8 अरब रुपए मुंतकिल हुए, जिनका शुगर इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इनमें टायर शॉप्स, PCOs, खिलौने, फर्नीचर, कपड़े और मेडिकल स्टोर्स की दुकानें शामिल हैं। चाय वाले और घी वाले के अलावा ड्राई फ्रूट वाले ने भी पैसे भिजवाए, जबकि फ्लोर, कॉटन और राइस मिलों की जानिब से भी रकूम मुंतकिल की गयी। जबकि इन मिलों के 20 छोटे मुलाजमीन के अकाउंट्स में भी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गयी। FIA दस्तावेजात में बताया गया है कि ये तमाम मशकूक ट्रांजैक्शंस उस वक्त हुई जब हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और इसी की बुनियाद पर FIA ने मुल्ज़मान की जमानतें मंसूख करने के लिए सबूतों से भरे बॉक्सेस अदालत में जमा करवाए हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। आगे जानिए वजीर इत्तलात का बड़ा एतराफ़। और एक कड़क जवाब ने मज़ाहिमत का बयानिया लेकर चलने वाली मरियम नवाज को मुफाहमत सिखा दी। आर्मी चीफ के तौसीह पर नून लीग का हिमायत में वोट गुनाह करार देने वाली मरियम नवाज को हमजा शहबाज ने ऐसा वाज़े जवाब दिया कि पार्टी इजलास में मरियम नवाज के बराबर में हमजा की नशिस्त भी बन गई और मरियम नवाज हमजा की तारीफें भी करने लगी। मरियम नवाज ने कहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गुनाह में वो शरीक नहीं थी, जो शरीक थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए, यानी शहबाज शरीफ की जानिब उनका इशारा था। एक सवाल ने नून लीग की कहानी बदल दी। सवाल भी मरियम नवाज का नाम लेकर किया गया। हमजा शहबाज जवाब में ऐसा बोले जैसे पहले कभी ना बोले थे। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। इसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। एक्सटेंशन का मामला मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। इस जवाब के बाद इजलास में हमजा शहबाज की कुर्सी भी लग गई। मरियम नवाज चचाजाद भाई की तारीफें करने लग गई। हमजा के लिए बहुत दिल से दुआगो हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, खुदा खौफी रखता है। फिर जब मरियम ने अपने वालिद को ही सरपरस्त बताया, तालियों से गूंज उठा हॉल, पर हमजा का हाथ हिलता नजर न आया। हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह। बल्दियाती इंतखाबात पहले साल ना कराना PTI हुकूमत की गलती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा एतराफ़। कहते हैं इस्लामाबाद में बैठकर कराची के मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मजबूत बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। आर्टिकल 148 का निफाज ना होना गवर्नेंस में बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है। हमारी पटिशन 8 साल से इल्तवा का शिकार है। अगर हम PTI की हुकूमत की एक गलती देखें इन द हाइंडसाइट, बहुत हमें जिसका नुकसान पहुंचा वो ये था जो हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो पहले साल में नहीं कराए। पाकिस्तान की गवर्नेंस का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन ना होना। सिर्फ 3 सालों में सिंध को तकरीबन 1700 अरब रुपया जो है वो गया है, लेकिन हो क्या रहा है? लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मुखालफत इस वक्त कहां से आ रही है? चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से। कराची में जो सिंध हुकूमत है वो 1 रुपया खर्च नहीं करती, लिहाजा वहां के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने तो PTI को वोट दिया है, 1100 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने उठा के कराची में और लगा दिया। लेकिन मुझे बताइए, इस्लामाबाद से बैठ के कराची के मसले जो हैं वो कैसे आप हल कर सकते हैं? 140A के ऊपर खुद इमरान खान साहब की जो पिटीशन है वो पेंडिंग है। मेरा ख्याल है कम से कम 8 साल हो गए, 6 साल हो गए। जो विल अदालतों की तरफ से, जो विल हमारी पार्लियामान की तरफ से लोकल गवर्नमेंट के लिए जाहिर होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है। एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान के आइन की डिमांड है। पाकिस्तान के हर फर्द को जो सियासी शऊर रखता है कोशिश करनी चाहिए। अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नस्ला टावर नजरसानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने नजरसानी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमारत का हिस्सा गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर किया गया
अलॉटीज या मालिकान को हकीकी मालिकान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, आपको बताएं नस्ला टावर नजरसानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमारत का हिस्सा गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे इरफान उल हक से। जी इरफान, बताइएगा, अहम फैसला आ गया है। देखिए, जो तहरीरी हुक्मनामा है नजरसानी केस का वो बड़ा वाज़ेह है। उसमें अदालत ने ये बताया है कि जो अलॉटीज़ या मालिकान हैं उनको हकीकी मालिकान का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सकता कि जो इजाफी हिस्सा 780 गज के बाद हासिल किया है नस्ला टावर के मालिकान ने, वो दरअसल गैर कानूनी तौर पर हासिल किया गया और जो लीज के दस्तावेजात पेश किए गए 2 लेटर्स का हवाला दिया गया है इस फैसले में, जिसमें जो नस्ला टावर के वकील थे उन्होंने 2 लेटर्स पेश किए हैं, एक चीफ कमिश्नर के 1957 के और इसके अलावा सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के। अदालत ने करार दिया है कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के पास इजाफी लीज देने का इख्तियार नहीं था, जो कि गैर कानूनी तौर पर दी गई। ये बात वाज़ेह है कि सर्विस रोड को इंक्रोच किया गया है, लिहाजा इसको जो मालिकाना इनका जो दर्जा है वो हकीकी मालिकान का नहीं हो सकता। अदालत ने दरख्वास्तें नजरसानी की 2 दरख्वास्तें थीं, दोनों मुस्तरद की हैं और अपने हुक्म में करार दिया है कि जो गुज़िश्ता हुक्म था नस्ला टावर गिराने का वो बरकरार रहेगा। जी इरफान, ठीक है, आपने इस मामले पर अपडेट किया। साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। आरिफ साहब, अब तो वाज़ेह तौर पर अदालत का फैसला आ गया, ये भी कहा गया कि नज़रसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये जो ज़मीन है नस्ला टावर की, इस पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं, कुछ हिस्सा इसका ऐसा है जो कि गैर कानूनी तामीरात के ज़ुमरे में आता है। ऐसा होता क्यों है? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं जिसके बाद अदालती फैसले आते हैं और ये साबित होता है कि ये ज़मीन गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल की गई है या वो ज़मीन जो सरकारी ज़मीन के ज़ुमरे में आती है, हिस्से में आती है, वो इसमें शामिल होती है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो जब ये इरफान ने बात की है ना, देखिए 700-750 समझ लें, उसके बाद जो लैंड है मैं उसको थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया जी 738 या 58 गज, देखें 1150 गज का ये प्लॉट था और इसमें जो है वो इरफान ने जो बात की वो कोर्ट ने ऑर्डर जो दिया वो पढ़ के आपको उसने बताया, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन आप पाकिस्तान की 70% सोसाइटीज देख लें तो वो अलॉटमेंट पे ही और एलोकेशन लेटर पे ही चल रही हैं, लीजें नहीं होती उनके अंदर। आप 70% पंजाब में चले जाएं तो आपको 90% ऐसी सोसाइटीज मिलेंगी, वो अलॉटमेंट और एलोकेशन लेटर पे होती है। इनका 750 गज का जो प्लॉट था उसकी जो है वो रजिस्ट्री हुई, बाकी जो है वो सोसाइटी ने एक्स्ट्रा लैंड थी। तो आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं आपको सब जगह एक्स्ट्रा लैंड, घरों में अगर कॉर्नर का प्लॉट है तो मिलती है, नंबर 1 ये। और अगर गलत था, कहते हैं गलत था, देखें आप डीसी के पास जाएं वो कहता है जी जमीन की अलॉटमेंट ठीक है, आप एसबीसीए के पास जाएं वो कहते हैं जी इनके कागज ठीक है, आप एसबी से आगे जाएं पूछें तो कहते हैं अप्रूवल। सुनिएगा थोड़ा सा, मुझे थोड़ा कंप्लीट करने दें। इदारे कह रहे हैं कि हमने अप्रूवल ठीक दी। अच्छा, बिल्डर ने जो है वो जब सेल किया इसको अलॉटीज को, तो अलॉटीज को एक एक चीज दिखाई कि जी ये हमारी अप्रूवल्स हैं और इस अप्रूवल के मुताबिक उन्होंने 3 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। हम ये नहीं कह रहे कि जो है वो अगर अथॉरिटीज ने अप्रूवल गलत दी तो बिल्डर गलत है, और अगर बिल्डर गलत है तो फिर अथॉरिटीज भी गलत है। दोनों अलग अलग नहीं हो सकते कि अथॉरिटीज गलत है बिल्डर ठीक है, बिल्डर गलत है तो अथॉरिटीज ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो दोनों गलत है या दोनों ठीक है, मेरा कहने का मतलब इतना था जी। अच्छा आरिफ साहब, फिर ऐसे में अलॉटीज का क्या होगा जिनको अदालत ये कह रही है कि उनको हकीकी मालिकान का दर्जा ही नहीं दिया जा सकता? नहीं देखे ना, अब अलॉटीज का बातें हो रही है, गवर्नमेंट जो है वो इनको अकोमोडेट करे या इनको जो है वो पेमेंट करे। तो गवर्नमेंट किस की पेमेंट करेगी? गवर्नमेंट जो है वो उस क्लब की पेमेंट करेगी जो राशिद मिनाज रोड पे तोड़ दिया गया, क्या वो गलत था? केएमसी ने उसको जो है वो लीज पे दिया, गवर्नमेंट उनको पेमेंट करेगी। आज ये बात हो रही है कि पूरी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, पूरा पीसीएचएस सोसाइटी ये तमाम की तमाम गलत बनी हुई है, तो क्या गवर्नमेंट उनको फिर पेमेंट करेगी? गवर्नमेंट के पास तो इतना सालाना बजट नहीं होता, तो गवर्नमेंट किस को पेमेंट करेगी? और अल्टीमेटली देखे ना, और बिल्डर ने जब क्लाइंट से पैसा लिया तो बिल्डर ने अप्रूव किया उस पर बिल्डिंग तामीर की। कोई भी आप दुनिया का बिल्डर, आप, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यूके चले जाएं, बैंक फाइनेंस होती है, फिर वो पब्लिक से पैसा लेते हैं और बिल्डिंग खड़ी करते हैं। इवन प्लॉट के पैसे जो है वो क्लाइंट से लेके दिए जाते हैं, तो वो पैसा जो है वो कंस्ट्रक्शन पे लगा, प्रॉफिट कमाया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आज क्लाइंट का मौक़िफ़ ये
कि जी मैंने 12 मिलियन में खरीदा था, आज जो 30 मिलियन उसकी प्राइस है वो मुझे कौन देगा। और आरिफ साहब, आपने ये खुद भी कहा है कि 70% पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज ऐसी हैं कि जिसके अंदर बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों ही गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, मैनेज करते हैं। आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं चाइना कटिंग और ज़मीनों पर कब्जों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। कब्जा माफिया को सिंध हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि SBCA ने लूट मार मचा रखी है, पैसा लेकर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। इनका बस चले तो ये PTV और रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पर भी कब्जा कर लें। कटिंग और ये कब्जे जो हैं इसको हुकूमत सिंध की सरपरस्ती हासिल है। बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए शिकायत लगा रहे हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की शिकायत हो रही है कि उनके ख़रीदे हुए प्लॉट्स जो हैं, उनकी ख़रीदी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब अलग अलग लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जिस तरीके से इस सूबे को बर्बाद किया है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जिस तरीके से इस शहर में नाजायज़ तामीरात की इजाज़त दी है, पैसा लेके माल लेके जिस तरह लूट मार मचाई है, अगर इसको इस वक्त रोका नहीं गया तो मैं आपको बता दूं कि हमारा शहर उस तरफ निकल जाएगा जिसको हम बचा भी नहीं सकेंगे। इनका बस चले तो ये तो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के ऊपर भी कब्जा कर लें, इनका बस चले तो ये तो PTV भी कब्जा कर लें। आगे बढ़े आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान। तारीख में पहली बार इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 170 रुपये का हो गया। स्टॉक डीलर के मुताबिक दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर की कीमत पहली बार इस सतह पर पहुंची है। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ अमरीकी डॉलर 169 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में आज भी डॉलर की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। और हुकूमती कोशिशों के बावजूद चीनी की कीमत कम ना हो सकी। लाहौर में फ़ी किलो चीनी 105 से 110 रुपये के दरमियान फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 85 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली चीनी का मयार शहरी नाकिस करार दे रहे हैं। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने आटा तो सस्ता कर दिया मगर चीनी की कीमत नीचे नहीं ला सकी। चीनी की एक्समिल कीमत 100 रुपए से जायद, जबकि परचून कीमत 110 रुपए तक है। चीनी के निर्ख ज्यादा होने से सार्फिन के साथ डीलर्स भी परेशान हैं। उनके मुताबिक अगर हुकूमत चीनी की कीमत कम नहीं करा सकती तो नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी ही न करती। उसी गन्ने के साथ अगर वो 200-250 पौने 300 रुपए मन गन्ना था, वो चीनी जो 70 रुपए बिक रही थी वही चीनी छलांग लगाकर 105 रुपए किलो तक चले गई। कहीं नजर नहीं आ रही, यहाँ पूरी मार्केट फिर रही है। वहाँ मतलब किसी किस्म का कोई ऐसा हिसाब ही नहीं है कि आपको 90 रुपए चीनी मिली है। इस वक्त जो रेट चल रहा है वो एटलीस्ट 110 रुपये 20 रुपये, यानी कि यूँ कह लें कि जिसका जहाँ पे जी जा रहा है वो उतने में सेल कर रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर हुकूमत ने 85 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाई है, मगर चीनी का मयार आवाम को पसंद नहीं। वहाँ पे चलो 110 रुपए चीनी तो मोटी है, यहाँ पे बिल्कुल चूरा चीनी है, ना चाय बनती है ना कुछ बनती है, ज़्यादा डालते जाओ फर्क ही कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा फर्क है, बाहर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल पाउडर है। हुकूमत ने बैरून मुल्क से 1 लाख टन से ज्यादा चीनी दरामद की है, मगर उसकी अभी तक फरोख्त शुरू नहीं हो सकी। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। आगे बढ़े आपको बताएं, लाहौर में डेंगू के केसेस में इजाफा। मजीद 160 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई। महकमा सेहत पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत में डेंगू मरीजों की तादाद 1077 हो गई। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 65 तशवीशनाक मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता रोज़ 594 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर के अलावा सूबे भर से डेंगू के 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं, महकमा सेहत पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत में डेंगू मरीजों की तादाद 1077 हो गई है, जबकि लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 65 तशवीशनाक मरीज ज़ेर इलाज हैं। अब खबर ये कि एवनफील्ड रेफरेंस में नैब की अपीलों पर रोजाना समाअत की दरखास्त। अदालत ने मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नोटिस जारी करते हुए नैब दरखास्त पर जवाब तलब कर लिया। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइएगा। एवनफील्ड रेफरेंस में जो सजा के खिलाफ अपीलें हैं मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की, उनको रोजाना की बुनियाद पर सुनकर जल्द फैसले की दरखास्त की नैब की, जिस पर आज समाअत हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर दोनों को नोटिस जारी करते हुए 6 अक्टूबर तक इस दरखास्त पर जवाब तलब कर लिया है। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी और उस्मान
पेश हुए थे अदालत के सामने और उनकी जानिब से ये कहा गया कि 3.5 साल गुजर चुके हैं, मुलजमान मुसलसल ताखीरी अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कानून ये कहता है कि 30 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए। अब तो कई 30 दिन गुजर चुके हैं, लिहाजा अब हम ये चाहते हैं कि जल्द इस पर रोजाना समाअत करके फैसला सुनाया जाए ताकि कानून की अमलदारी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। इस दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि फ्लैगशिप में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ दरखास्त पर भी समाअत हुई है और उस पर नैब को शवायद का जो एक ब्रीफ तैयार करने की हदायत की गई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से, और फ्लैगशिप की तक समाअत जो है वो अब 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल रशीद। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस ट्रांजैक्शन को वो किसी तरीके से उनको लगता था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हमारी कंप्लेन के ऊपर नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी बरतानिया की अदालत में इसके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा था, एनसीए इन्वेस्टिगेट कर रहा था और आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने इस ट्रांजैक्शन पे मजीद इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। अब यहां पर कहा जाता है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से उन्हें बरी कर दिया गया। ये वो झूठी खबर थी जो एक चैनल ने ब्रेक की। उन चैनल के जो लंदन के अंदर जो उनका नुमाइंदा है वो सबको पता है, शरीफ खानदान के हाथ की घड़ी हैं वो, जो शरीफ खानदान ने कहना वो उन्होंने टेलीविजन पे बोलना है, किसी को कोई शक नहीं उसमें। लेकिन उस इदारे के मालकान को, उस इदारे के एडिटर्स को ये सोचना होगा कि एक इतने बड़े इदारे को इतना बेलेटेंटली झूठ, तूफान और एक ऐसी चीज जिसका कोई वजूद नहीं उसकी खबर बनाकर पेश किया गया। जरा बता दिया जाए कि किस अदालत ने बरी किया शहबाज शरीफ साहब को, कौन से फैसले में शहबाज शरीफ का नाम है, मुकदमे में या फैसले में कहीं पर। पाकिस्तान के अंदर तो आप ये कहते हैं, जब आपको ये पूछा जाता है कि ये 25 अरब रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो आपके गार्ड, आपके ड्राइवर, आपके माली, आपके पीएन के नाम के ऊपर आपने अरबों रुपए की टीटीज लगवाई बाहर से पाकिस्तान के अंदर, वो पैसा उनके पास कहां से आया? तो शहबाज शरीफ कहता है मुझे नहीं पता, ये मेरे बेटे का मामला है सलमान शहबाज का और मैं उसके कारोबारी मामले से अलग हूं। और आज जब लंदन के अंदर सलमान शहबाज के एक अकाउंट को, सिर्फ एक अकाउंट की ट्रांजैक्शन को अनफ्रीज किया जाता है, तो यहां पर धमालें डाली जाती हैं और यह कहा जाता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो उसमें से बरी हो गए। तो यह झूठी खबर थी, शर्मनाक तरीन झूठी खबर थी। चैनल की इंतजामिया को और उनके मालकान को सोचना चाहिए कि वो अपने चैनल को, शरीफ खानदान को इस तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करने दे रहे हैं। और इसके साथ साथ वो लोग भी समझ लें, वो तमाम मासूम लोग जो समझते हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में कोई फर्क है, इनके अंदर कोई लड़ाई है, इनके अंदर बयानिए की लड़ाई है, इनके अंदर पार्टी की लड़ाई है, तो उन लोगों को भी ये बात समझ आ जाए कि ये दोनों चोर हैं। और जब चोरी के बारे में झूठ बोलने की बात आएगी तो आप देखेंगे कि आज शहबाज शरीफ का ग्रुप और मरियम सफदर का ग्रुप तमाम इकट्ठे बैठ के बाजमात एक ही झूठ बोल रहे थे, जो झूठ कल इन्होंने एक निजी टीवी चैनल के ऊपर चलाया। अच्छा, एहतराम है क्योंकि फिर आप बाद में कहते हैं हम पे आपने हमला कर दिया, आज़ादी सहाफत पे हमला कर दिया, वरना कोई डर तो ऐसा नहीं है कि आपका नाम ना लिया जाए। जो कार्रवाई आपने की है शरीफों के साथ मिलकर, उसके बाद नाम तो आपका लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर सहाफत का एहतराम है, वो सहाफत नहीं जो कल की गई, जो असल वाली सहाफत है उसकी बात कर रहा हूं। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आपने शरीफ खानदान का जाती मुलाजिम अपने नुमाइंदे के तौर पर वहां रखा हुआ है, जो जाती मुलाजिम शायद उनसे तनख्वाह या पर्क्स तो ना लेता हो, लेकिन वो उनकी जाती मुलाजिम की हैसियत से ही उनकी जुबान और उनका बयान जो है वो बयान करता है। और वहां से झूठ बोला जाता है कि एक अदालत ने उनको बरी कर दिया, जबकि ये मुकदमा ना किसी अदालत में था, ना शहबाज शरीफ का नाम था किसी अदालत में, ना फैसले में नाम आया। तो आपने ये तमाम चीजें अपनी तरफ से बुन के पेश की। उसके ऊपर कल से नून लीग के वो लोग जिन्हें शायद अंग्रेजी के फैसले समझ नहीं आते, पहले भी उन्होंने, तमाम लोगों ने इस पर भंगड़े डाले और आज बाजमात होकर झूठ बोला। जो हकीकत थी वो आपके सामने रख दी कि ना तो शहबाज शरीफ का कोई मुकदमा था, ना शहबाज शरीफ के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन थी। सलमान शहबाज के अकाउंट की एक ट्रांजैक्शन थी जिसे अनफ्रीज किया गया। मुकदमात आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, चोरी के, रियाकारी के यहां पर पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। उन मुकदमात के अंदर आपसे जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे बेटों को पता है।
आज जब बेटे की ट्रांजैक्शन अनफ्रीज हुई है तो आप कह रहे हैं मैं बरी हो गया हूं। यहां बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है और वहां बेटे के साथ आपका ताल्लुक है। तो आप इस तरीके से अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। अवाम बड़ी समझदार है। अवाम को इस बात का पता है कि आप जितनी मर्जी छलांगे मारें, यहां पर आपको रसीदें देनी पड़नी है। ना तो अब आपकी FIA और नैब में कतरी रसीदें चलनी है, क्योंकि वो हम नहीं चलने देंगे। आपको रसीदें प्रोवाइड करनी पड़नी है कि वो जो आपके माली के, आपके गनमैन के, आपके PN के, आपके ड्राइवर के अकाउंट के अंदर अरबों रुपए आए हैं, वो किस फुफी ने जमा करवाए हैं, वो किस TT के थ्रू आए थे, क्यों आए थे, वो पैसा कहां से आया, ये जवाब आपको यहां देना। इसका कोई मुकदमा UK में नहीं चल रहा। तमाम रुकावटें दूर, उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक एक करके उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी में हायल तमाम रुकावटें दूर हो गई। एयर एम्बुलेंस कराची पहुंचने के वक्त उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, मगर ब्लड प्रेशर कम होते ही सफर के लिए रवाना करने का फैसला किया गया। कराची के निजी अस्पताल से उमर शरीफ कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुक्काम ने उमर शरीफ को फूल पेश किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उमर शरीफ के अहल खाना ने तमाम पाकिस्तानियों से उमर शरीफ की सेहतयाबी की दुआ करने की दरख्वास्त की। सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनका बेटा होने के नाते कि प्लीज़ उनको अपनी दुआ में याद रखें कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से उनको वाशिंगटन लेके जाए। जिस इलाज के लिए, जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं, उसमें हम कामयाब हो सकें। अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए। आप सब लोगों ने उमर को अपनी दुआओं में याद रखना है कि खैर खैरियत से उमर वहाँ अपने हॉस्पिटल पहुँच जाएँ और उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो जाए। उमर शरीफ और घर वालों को ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस जर्मनी में मुख्तसर क़याम के बाद तकरीबन 16 घंटे में वाशिंगटन पहुंचेगी। अमरीकी दारुल हुकूमत के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में उनके प्रोसीजर की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। यहाँ पे हमारी एक टीम है जो ये प्रोसीजर परफॉर्म करती है। उसमें 4 फिजिशियन हैं, मैं हूँ, एक और कार्डियोलॉजिस्ट, एक कार्डियो सर्जन और एक एकोकार्डियोग्राफर है। ये एक बहुत नया प्रोसीजर है और बहुत ही टेक्निकली टफ प्रोसीजर है। पाकिस्तान की शान और मिजाह के शहनशाह उमर शरीफ ने 3 हफ्ते कबल हालत बिगड़ने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमरीका मुंतकली में मदद देने की अपील की थी, जिसके बाद वफाकी और सिंध हुकूमत ने वीज़ा और एयर एम्बुलेंस की जल्द फराहमी के इंतजाम किए थे। साबिक कप्तान और वर्ल्ड कप 92 के हीरो इंज़मामुल हक आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला हो गए। सोशल मीडिया पर खिलाड़ी और मद्दा सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। 1992 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के रुकन और साबिक कप्तान इंज़मामुल हक दिल के आर्जे में मुब्तला। गुज़िश्ता रात अचानक दिल में तकलीफ के बाइस लाहौर के निजी अस्पताल लाया गया, जहां एंजियोप्लास्टी हुई और स्टंट डाला गया। मैनेजर के मुताबिक इंज़मामुल हक की तबीयत अब बेहतर है और इन्हें अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर कौमी और गैर मुल्की खिलाड़ियों का नेक तमन्नाओं का इजहार। अल्लाह के फजल करम से ही इज परफेक्टली फाइन नाउ, और आप दुआ भी करते रहें अल्लाह हम सबको तंदुरुस्ती दे और इंज़माम साहब को तंदुरुस्ती दे और हमेशा खुश रखे। वसीम अकरम ने ट्वीट किया कि लगता है इंजी के दिल को किसी की नजर लग गई, अपना ख्याल रखना, दुआ है जल्द ठीक हो जाओ। फास्ट बॉलर हसन अली और अनवर अली ने लिखा, इंजी भाई अल्लाह आपको जल्द सेहतियाब करे। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन और भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी इंजमाम की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। सचिन ने लिखा, इंजमाम फील्ड में फाइटर थे, उम्मीद है इस सूरत हाल से जल्द निकलेंगे। अफगान क्रिकेटर राशिद खान और मोहम्मद शहजाद भी अपने साबिक कोच की सेहत पर फिक्रमंद नजर आए। सोशल मीडिया सारिफीन भी इंजमाम की सेहतियाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। बैडमिंटन की साबिक कौमी चैंपियन अब पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की कमान संभालेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तानिया मलिक को विमेन क्रिकेट का सरबराह मुकर्रर कर दिया। 1 अक्टूबर से ओहदे का चार्ज संभालेंगी। तानिया मलिक 1987-88 में बैडमिंटन की कौमी चैंपियन बनी थी। वो पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन और पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन की सरबराह भी रह चुकी हैं।